नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है तो उसका जो है अगला लेक्चर लेकर मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो उसका नाम है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमारे संविधान में जो है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है। मेंस में भी इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं और प्रीलिम्स में तो आते ही हैं, और वनडे एग्ज़ाम में भी इससे जुड़े हुए आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो के द्वारा आपके मतलब कि किसी भी परीक्षा में अगर आपसे इमरजेंसी प्रोविज़न का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बिल्कुल उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो बस हमारे वीडियो के साथ में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद में जो है आपको जो भी इस रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। इसके बाद में आपको कोई भी बुक, कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पर दे सकूँ। और देखिए, यहाँ पे जो आपातकालीन जो प्रावधान हमारा चैप्टर है, ये मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहता, तो इसलिए मैं इसको जो है 2 पार्ट में बनाऊँगा। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा है पार्ट 1 है। अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो देखने में भी स्टूडेंट को परेशानी होती, तो इसलिए मैं जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है इसमें, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि संविधान के भाग 18। ठीक है, तो आपको देखिए फैक्ट की भी नॉलेज यहाँ पे साथ साथ हो रही है, और वो और जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों ही मैं आपको यहाँ पे देखिए इस उपबंध कहाँ पे, भाग 18 में आर्टिकल जो है 352 से लेकर 360 तक जो है आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है। कहाँ पर? हमारे संविधान में। ये प्रावधान जो है केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति, जब इनका यूज़ कब होता है? इनका यूज़ जब होता है जब कोई असामान्य स्थिति हमारे देश पर आ गई हो, से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना इनका मूल उद्देश्य है। आगे हम लोग देखेंगे कि आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार जो है वो सर्वशक्तिमान हो जाती है। तो जो आपातकाल की जब स्थिति होती है तो जो स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं तो वो जो है केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। तो जो पूरी पावर होती है देश की, तो वो किसके पास में आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अच्छा, देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि संघीय व्यवस्था के बारे में हमने बताया था। तो अगर बात करें संघीय व्यवस्था की, तो अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं, जहाँ जहाँ पर संघीय व्यवस्था चल रही है जिस भी देश में, संघवाद के एक कड़े स्वरूप में है, और किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप जो है आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। देखिए, ये कथन जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और जिन्होंने हमारे संविधान में निर्माण में काफ़ी योगदान दिया, तो उनके द्वारा ये कथन दिया गया है कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में है और किसी भी परिस्थिति में यह अपना जो है आकार और स्वरूप परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपोजिट में भारत में क्या है कि भारत जो है आपातकाल की स्थिति में भारत का जो संघीय व्यवस्था है तो इसका स्वरूप बदलकर एकात्मक स्वरूप हो जाता है। तो ये जो यूनिक विशेषता है ये सिर्फ हमारे संविधान में ही पाई जाती है, ना कि अन्य किसी संघीय व्यवस्था वाले देश में पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान में आपातकाल जो है कितने तरीके के होते हैं। तो आपातकाल कितने तरीके के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला उसमें कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो आज जो है मैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में ही बताऊंगा। बाकी के 2 मैं कल अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले बात करें कि घोषणा का आधार। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वो उसके आधार क्या है, किन वजहों से वो घोषणा करता है? तो सबसे पहले क्या है कि यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की, या तो पूरे देश की या इसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है। मान लीजिए किसी देश ने युद्ध मतलब कि किसी देश के साथ में युद्ध करना है, किसी देश ने बाह्य आक्रमण कर दिया है, या हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि जो पब्लिक है वो हथियार लेकर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसके कारण अगर खतरा उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो है 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो कौन घोषणा करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि फिर क्या, जैसे कि बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल हो गया और आंतरिक आपातकाल हो गया। तो जो बात करें कि जो बाह्य आपातकाल होता है और आंतरिक आपातकाल, इसमें किस किस को, जैसे कि किसी देश ने युद्ध छेड़ दिया हमारे देश के विरुद्ध या कोई बाह्य आक्रमण हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं बाह्य आक्रमण। अगर हमारे देश के अंदर में ही अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो उसको हम बोलेंगे आंतरिक आपातकाल। और आपातकाल देखिए, आपातकाल जो है पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और हमारे देश के किसी भाग में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा जो है हमारे देश में ही लागू होगा, इसके एक हिस्से में भी लागू हो सकता है। देखिए 44वां एक संविधान संशोधन अधिनियम है 1978, ठीक है। तो इसमें जो है क्या कहा गया है कि आपातकाल से जुड़े जो भी गड़बड़ियाँ थीं इससे संबंधित, तो उनको जो है ठीक करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। कब, 1978 में। तो जो ये संविधान संशोधन था, तो इसकी वजह से जो है कई प्रावधान आपातकाल से संबंधित जो थे वो बदले गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके एग्ज़ाम में, देखिए अगर कभी आपके एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम वगैरह या प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है अगर कोई भी कि ये बदलाव कब हुआ, तो आप जो है मैक्सिमम जो है बदलाव जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के ही तहत आप लगाना है। बाई चांस अगर आप कभी कन्फ्यूज़न में हो तो आपको 44वां संविधान संशोधन ही वहाँ पर टिक करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या। देखिए पहले क्या था, आंतरिक गड़बड़ी। पहले जो सशस्त्र विद्रोह जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको पहले जो है वहाँ पे क्या लिखा था, सशस्त्र विद्रोह की जगह पे पहले लिखा था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भी जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। तो लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसको आंतरिक गड़बड़ी के बाद में इसको उठा के कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगाया जा सकता है। पहले क्या था, आंतरिक गड़बड़ी में कोई क्लियर डेफिनेशन तो थी नहीं, पब्लिक मतलब कि जो प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पे क्या था कि प्रधानमंत्री जो था, देखिए उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी पार्टी में थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि आप जो है इमरजेंसी लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति ने लगा दी। तब क्या प्रोविज़न था, सिर्फ जो है प्रधानमंत्री की अनुमति लेनी पड़ती थी। और तब आंतरिक गड़बड़ी के इन्होंने डिफाइन तो था नहीं आंतरिक गड़बड़ी किस तरीके से होगी, तो इसी को मतलब के बाद में चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया कि पब्लिक अगर हथियार लेकर सरकार के खिलाफ उतरती है प्रदर्शन करने पे, तब तो आप लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने किया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही, मतलब कि इन्होंने कहीं ना कहीं तर्क संगति से जो है इमरजेंसी नहीं लगाई थी। तो अब उसके बाद में चेंजिंग क्या हुई, 44वें संविधान संशोधन से चेंजिंग ये हुई कि मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए। पहले क्या था कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही सिफारिश कर दी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के द्वारा लगा दिया गया। और क्या हुआ कि इसको अदालत में अब चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। पहले जो है न्यायालय के द्वारा रिव्यू नहीं किया जा सकता था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दो जो है बदलाव किए गए, और भी किए गए, वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी अब हम लोग देख लेते हैं कि संसदीय अनुमोदन या समयावधि। देखिए जब इमरजेंसी लागू होती तो उसके लागू होने के जो प्रोसेस होती है और कितने समय तक वो लागू रहेगी, अब हम लोग इस पे बात करेंगे। तो जो प्रोसेस है संसद में, तो संसद में क्या प्रोसेस है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है, दोनों सदन लिखा है, सिर्फ लोकसभा नहीं, दोनों सदनों के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की, उसके 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। अनुमोदन होना आवश्यक है कि यही मान लीजिए कि विधेयक, एक तरीके का विधेयक टाइप का आएगा, तो उसको समझिए पारित कराना है, तो उसमें पारित करने के लिए क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो विशेष बहुमत क्या होता है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ। तो पहले क्या था, पहले 2 महीने का टाइम था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटा के कितना कर दिया गया, 1 माह कर दिया गया। तो ये बात भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, संसद के दोनों सदन, इसमें अभी हम लोगों ने देखा, मान लीजिए कि लोकसभा विघटित है, तब क्या होगा, तब वहाँ पे ये होगा कि राज्यसभा के द्वारा ही अनुमोदित, राज्यसभा के द्वारा तो अनुमोदन होना ही होना है। उसके बाद में जब नई लोकसभा
जब पुनर्गठित होगी तो उसकी जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक से 30 दिन के अंतर्गत उसको अनुमोदन प्राप्त होना ज़रूरी है। देखिए लोकसभा अभी नहीं है, तो नई लोकसभा जब पुनर्गठित होगी तो उसकी पहली मीटिंग के 30 दिन बाद तक उसको जो है अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अगर लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित नहीं करेगी तो जो है इमरजेंसी के प्रावधान हटा दिए जाएंगे। लेकिन तब तक क्या होगा, राज्यसभा का अनुमोदन चाहिए होगा। राज्यसभा तो कभी विघटित होती नहीं, तो राज्यसभा से ही पारित करवाना पड़ेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों ही सदनों से पारित हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, आपातकाल जो है 6 महीने तक जारी रहेगा। दोनों सदनों के द्वारा पारित, और आपातकाल कितने टाइम के लिए लगता है, 6 महीने के लिए, तथा प्रत्येक 6 महीने में संसद के द्वारा अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि आज मान लीजिए विधेयक पारित हुआ, अगले 6 महीने तक जो है इमरजेंसी लगी रहेगी। अगर फिर भी उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, यह संसद के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से अगर बढ़ाना है तो फिर 6 महीने के लिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, हम लोग अभी बात राष्ट्रीय आपातकाल की कर रहे हैं, आगे जो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, उसकी बात नहीं, अभी सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार में सिर्फ 6 महीने तक के लिए आप उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, और ऐसा मतलब कि आप रिदम बना रहेगा कि ये अनंत काल तक, जब तक चाहे संसद बढ़ा सकती है उसको, कि हर 6 महीने बाद उसको फिर से विशेष बहुमत के द्वारा पारित करना पड़ेगा, फिर उसको आगे बढ़ाई जा सकती है 6 महीने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के द्वारा विशेष बहुमत, वो हम लोग देख चुके कि इसको विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना पड़ेगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। अब हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से उद्घोषणा जारी होती है, उसकी क्या अवधि होती है। अब बात करें कि समाप्ति, अगर इसको ख़त्म करना है तो किस तरीके से ख़त्म होगी, चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन जब नहीं था तो उससे पहले क्या था कि राष्ट्रपति उसको समाप्त कर देता था। लेकिन करंट में क्या चल रहा है, 44वें संविधान संशोधन के बाद में क्या परिवर्तन हुई है, हम लोग उस पर देखिए क्या होता है कि संविधान संशोधन होने के बाद में क्या प्रक्रिया चल रही है, हमारा मेन पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ पूछी जाती है कि जो कि करंट में प्रोविज़न है, ना कि पहले की। लेकिन आप लोगों को थोड़ी मैं जानकारी दे सकता हूँ कि पहले भी क्या प्रोविज़न थे और अब क्या चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये जो है आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहता है। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद में क्या हुआ कि यह व्यवस्था की गई कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष को लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी। होगा क्या, जैसे कि लोकसभा हो गई, ठीक है, लोकसभा के 1/10 मेंबर अगर हटाने की बात आएगी, जब भी हटाने की बात आएगी उद्घोषणा समाप्त करनी है, तो लोकसभा के 1/10 मेंबर जो होंगे, वो जो स्पीकर होता है तो उसको नोटिस देंगे, और फिर अगर 1/10 लोगों ने उसको नोटिस दिया स्पीकर को, तो स्पीकर क्या करेगा, 14 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाएगा और उस मीटिंग में जो है विचार विमर्श होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अगर सहमति है, देखिए उसके बाद समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना पड़ेगा। लागू करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होगी। तो और इसमें क्या होता है कि अगर समाप्त करना है तो केवल लोकसभा से ही पारित होने की ज़रूरत है, इसमें राज्यसभा की सहमति आवश्यक नहीं है। सिर्फ अगर लोकसभा ने ही पारित कर दिया कि जो है कि हमको समाप्त करना है तो समाप्त हो जाएगा वहीं पे इमरजेंसी का प्रावधान। अब हम लोग बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव पड़ते हैं, तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद में रिज़ल्ट क्या आता है, कहाँ कहाँ पर इसके प्रभाव पड़े थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केंद्र एवं राज्यों के संबंध जो होते हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहला केंद्र राज्य संबंध किस पे डिपेंड होते हैं, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार जो है वो राज्य को उसकी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है, ठीक है। वो जो है जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी, जो कार्यपालिका का मतलब कौन होता है, जो वहाँ की मंत्रिपरिषद होती है, तो मंत्रिपरिषद को वो निर्देश दे सकता है कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा, वो निर्देश दे सकता है, और उसको मानने के लिए जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो बाध्य होगी। और राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, ठीक है। वो और क्या होता है कि यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, देखिए वो कार्य करने के लिए जो है उनको निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उनका विघटन नहीं होता। ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद ही स्टेट की समाप्त कर दी जाएगी, तो
किस तरीके से बड़े, देखिए उनका कार्यकाल भी बढ़ता है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो है वो जो मंत्री परिषद होगी, जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी, उसको हटाया नहीं जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो बात सिर्फ इतनी थी। अब हम लोग कार्यपालिका वाले हम लोगों ने देख लिया कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है केंद्र एवं राज्यों संबंध में। अब केंद्र राज्य संबंध में दूसरी कौन सी बात आती है, विधायी। जो केंद्र सरकार पैसा देती है राज्यों को, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए संसद को राज्य सूची में वर्णित नहीं, वो पहले हम लोग विधायी बात करेंगे, वित्तीय वाली बाद में बात करें। देखिए विधायी में क्या होता है कि जो संसद होती है उसको जो है राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अभी क्या होता है, जब साधारण जो चलती है प्रक्रिया, उसमें क्या होता है कि कानून बटे हुए होते हैं। राज्य सूची अपने राज्य जो है अपने राज्य सूची पर कानून बनाता है, केंद्र अपनी केंद्र सूची पर कानून बनाता है। लेकिन जब प्रावधान इमरजेंसी का आता है तो जो राज्य सूची होती है उन पर विषय बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, संसद को। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर संसद का मान लीजिए सत्र ही नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी करता है। पहले क्या होता था कि सिर्फ केंद्र सूची के विषयों पर जो है अध्यादेश जारी करता है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वो राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बात भी आप देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, अब हम लोग देखें कि वित्तीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है केंद्र राज्य संबंधियों के। तो राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम या अथवा समाप्त कर सकता है। तो जो पैसा जाता है केंद्र से राज्यों के पास में, उसको भी वो कम कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि केंद्र एवं राज्यों के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा का कार्यकाल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी अवधि घटाई बढ़ाई कैसे जा सकती है, तो घटबढ़ कैसे सकती है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए लोकसभा का कार्यकाल, इसके सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्य कार्यकाल से आगे संसद के द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष। देखिए सामान्य कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। मान लीजिए कि पूरा कार्यकाल पूरा हो गया 5 वर्ष और इमरजेंसी का प्रावधान लग चुका है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो है विधि बनाकर क्या होगा, एक समय में आप 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। और जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो लोकसभा का कार्यकाल, देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। तो ये क्योंकि इसका भी बढ़ाया जा सकता है और इसका भी बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए सेम प्रावधान है। तो इसमें क्या है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए आप बढ़ाएंगे, फिर 1 वर्ष पूरा हो गया, अगर इमरजेंसी चल रही है तो फिर आप जो है विधि बनाकर फिर एक बार में 1 वर्ष के लिए, कितने भी समय तक, अनंत काल तक आप बढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और किंतु यह विस्तार मतलब कि मैक्सिमम कब तक, देखिए कभी तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है कि आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद में क्या होगा कि 6 महीने से ज़्यादा जो है वो लोकसभा नहीं मतलब कि कार्य करेगी, फिर उसका विघटन हो जाएगा। उसके बाद में आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। मैक्सिमम जो है लोकसभा आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक और उसकी अवधि चलती रहेगी, किसकी, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की। उसके बाद में जो है चुनाव होंगे। अब हम लोगों ने देख लिया कि इसके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल से मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से मूल अधिकार हमारे समाप्त हो जाते हैं, कौन से बने रहेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो देखिए 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल एक तो है 358, दूसरा है 359। तो इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया आर्टिकल 358 में लिखा है कि जो आर्टिकल 19 किस तरीके से समाप्त होगा, और ये जो है मूल अधिकारों को हटाने के प्रावधान जो है इसमें दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो उसके बाद में मूल अधिकार जो हटाने का प्रावधान है तो वो इन 2 अनुच्छेदों में दिया गया है। किसमें, 358 में और 359 में। 358 में कौन से आर्टिकल, जो आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो मूल अधिकार होंगे वो किस में दिए, 358 में, और बाकी किस में दिए, 359 में। किस तरीके से हटेंगे, लेकिन देखिए अगर 358 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए तो उसमें क्या होगा, जो आर्टिकल 19 है ये जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक। अगर आर्टिकल 359 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उसमें क्या होगा कि आर्टिकल जो 20-21 है, ये तो देखिए 20-21 आर्टिकल जो है ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, चाहे मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ या कोई भी आपातकाल लगाओ, ये जो है आपके 20-21 समाप्त नहीं होंगे। ये क्वेश्चन कई बार मतलब कि पूछा ही जाता है प्रीलिम्स में, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब तो वनडे एग्जाम में भी अक्सर
एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं कि 20 और 21 छोड़कर ही जो है जो 20-21 छोड़ने के बाद में जो मूल अधिकार हैं उनको ही समाप्त किया जा सकता है। 20 और 21 जो है मूल अधिकार ये कभी भी समाप्त नहीं होते। तो बाकी के जो अन्य हैं, देखिए 19 तो इससे स्वतः ही जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो अन्य 20-21 को छोड़ने के बाद में और जो बचेंगे तो वो राष्ट्रपति उनको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता है, किसको हटाना किसको नहीं हटाना, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है। अब अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को जो है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। देखिए अगर कहीं सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में जो है आर्टिकल 19 जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19 जो है सशस्त्र विद्रोह के कारण समाप्त नहीं होता है। कब होता है? बाह्य आक्रमण के कारण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण समाप्त होगा। तो कौन कौन से हटाए जाएंगे तो मैंने ये भी आपको जानकारी देगी। अब हम लोग थोड़ी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणाएं अब तक कितनी बार हो चुकी हैं और कब कब हो चुकी हैं। तो पहली राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? पहली हुई थी 1962 में। उसका रीज़न क्या था? चीन ने आक्रमण कर दिया था, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जारी कब तक रही थी? 1968 तक। लेकिन क्या हुआ 1965 में जो है बीच में ही पाकिस्तान द्वारा भी आक्रमण कर दिया गया। तो ऐसा था कि पहले ये तो घोषणा कर दी गई थी, तो बीच में अगर 1965 में पाकिस्तान की गई तो उसको जो है दोबारा जो है घोषणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इमरजेंसी तो पहले से ही लगी थी। तो लेकिन अब ये दोनों जो है पाकिस्तान और चीन वाले, ये दोनों ही आक्रमण मतलब कि जो इमरजेंसी बाद में इसकी अलग से करनी नहीं पड़ी, तो क्योंकि चली रही थी जो 1968 में समाप्त हुई, तो इसके लिए जो है दोबारा करनी नहीं पड़ी। अब हम लोग बात करें कि जो है दूसरी बार कब लगाई गई इमरजेंसी? 1971 में। इसका रीज़न क्या था कि पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान से युद्ध था। ये कब तक चलती रही? 1977 तक चली। 1971 को लगाई गई, चली कब तक? 1977। अच्छा, ये दोनों जो है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण थी। तीसरी वाली जो थी ये आंतरिक उपद्रव के इसको रीज़न दिया गया था। 1975 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो इन्होंने क्या हुआ, आंतरिक उपद्रव के अंतर्गत इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। देखिए ये इसलिए, देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि ये बीच में ऐड हो गई थी, तो इसके लिए अलग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि ये 1971 से चालू हुई, 1977 तक चली, और ये 1975 से चालू हुई, ये भी 1977 तक चली। लेकिन फिर इसको लगाने की क्या ज़रूरत थी? इसको लगाने की ये ज़रूरत थी, ये दोनों जो है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण थे। लेकिन इसका जो है प्रोसेस बदल गया। इसका क्या था? आंतरिक अशांति के अंतर्गत किया गया, तो इसलिए इसको जो है अलग से इसकी घोषणा करनी पड़ी। देखिए हुआ क्या, जब आंतरिक उपद्रव के कारण जो है इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, तो बहुत ही विवादित है, वो एक विवादित मुद्दा है, अलग ही मुद्दा है, तो उस पर कभी किसी और दिन चर्चा होगी। तो उसके बाद में हुआ क्या, जब विवादित मुद्दा, तो उसके बाद में एक आयोग गठित किया गया। जो नई गवर्नमेंट बनी, इंदिरा गांधी की सरकार जाने के बाद में नई गवर्नमेंट बनी, तो उसने एक आयोग गठित किया, इसको बोलते हैं शाह आयोग। तो शाह आयोग को ये काम सौंपा गया कि जो ये जो आंतरिक अशांति के तौर पर इमरजेंसी लगाई गई, तो ये क्या सही थी, तर्कसंगत थी या नहीं थी, तो ये सब जांचने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये तर्कसंगत नहीं थी, ये कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इफेक्ट था, तो राजनीतिक प्रभाव की वजह से ये लगाई गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ 44वां संविधान संशोधन, जिसके बाद में इमरजेंसी वाले जो प्रावधान थे उनको परिवर्तन किया गया। तो हम लोगों ने जो परिवर्तन किया गया वो भी हम लोग साथ साथ में हम लोगों ने देखा, मतलब कि जो भी पॉइंट थे उनमें बीच बीच में कहाँ पे परिवर्तन किया, तो हम लोगों ने वो भी देख लिया। तो आज के वीडियो में बस राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में जो बाकी प्रावधान है आपका आपातकाल से रिलेटेड, उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ पे। इसी तरीके के वीडियो आपको और भी रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे प्री या मेंस के, आप अगर जो भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई, अगर आप इतनी जो गेन कर लेंगे इन्फॉर्मेशन, तो आपको चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, आप किसी से कहीं पे भी आपसे अगर आपातकाल के प्रावधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।